माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा ह्यूमन डाइजेशन का डिटेल्ड वीडियो देखा है तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डीप डाइव नहीं चाहते। उन्हें बस एग्जैक्ट वही पढ़ना और समझना होता है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ना ज्यादा ना कम। और ये लेक्चर उन्हीं के लिए है। यहां हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर उसे सिंपल तरीके से समझेंगे, और वो भी हाई एनिमेशन के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. We eat various types of food which has to pass through the SAM digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the SAM text too. Explanation. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पाइप। इमेजिन करो, एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है, जैसे एक कंटिन्यूअस पाइपलाइन जिसमें फूड ट्रैवल करता है। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि इस ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग फंक्शन होता है, जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टिन, सबका काम अलग है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड बॉडी में जाने के बाद क्या होता है? यही प्रोसेस हम इस चैप्टर में समझेंगे। आगे एनसीईआरटी कहता है कि हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, लेकिन सबको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से ही गुजरना होता है। तो नेचुरली फूड को प्रोसेस करना जरूरी है। इमेजिन करो, अगर फूड बड़े बड़े पीसेस में रहेगा तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलना पड़ता है, और उसका टेक्सचर भी सेम होना चाहिए ताकि डाइजेशन आसानी से हो सके। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि फूड को छोटे पार्टिकल्स में कैसे बदला जाता है। पैराग्राफ 2। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ. सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water, but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Explanation. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि फूड को छोटे पार्टिकल्स में बदलने का काम टीथ करते हैं। इमेजिन करो, आपने एक बड़ा पीस खाया। अगर वो वैसे ही अंदर चला जाए तो डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए टीथ फूड को क्रश करते हैं। अब एक और बात, हमारा डाइजेस्टिव कैनाल अंदर से सॉफ्ट होता है, इसलिए फूड को वेट किया जाता है ताकि वो आसानी से स्लाइड कर सके। जब हम टेस्टी फूड देखते हैं तो माउथ में पानी आता है, लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसे सलाइवा कहते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फूड कॉम्प्लेक्स होता है। इमेजिन करो, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, बॉडी उन्हें सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। ये काम एंजाइम्स करते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। अब सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमिलेज। ये स्टार्च को, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपल शुगर में बदलता है, और जब हम चू करते हैं तो टंग फूड को इधर उधर घुमाता है ताकि फूड अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि फूड बॉडी के अंदर आगे कैसे मूव करता है। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube
so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि फूड को डाइजेस्टिव ट्यूब में एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। इमेजिन करो, अगर फूड रैंडमली मूव करे तो हर पार्ट अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए मूवमेंट रेगुलेटेड होता है। अब ये मूवमेंट कैसे होता है? डाइजेस्टिव कैनाल की लाइनिंग में मसल्स होती है। ये मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। इमेजिन करो जैसे वेव बनती है, स्क्वीज और रिलीज। उसी तरह ये मसल्स फूड को धीरे धीरे आगे पुश करती है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं और ये पूरे गट में होता है। अब माउथ से फूड ओसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक जाता है। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है। इमेजिन करो जैसे बलून। फूड आने पर ये एक्सपैंड हो जाता है और स्टमक की मस्कुलर वॉल्स फूड को अच्छे से मिक्स करती है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ताकि डाइजेशन प्रॉपर्ली शुरू हो सके। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। द डाइजेशन इन स्टमक is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein-digesting enzyme called pepsin, and mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि स्टमक में डाइजेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मदद से होता है। ये ग्लैंड्स स्टमक की वॉल में होते हैं और 3 चीजें रिलीज करते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब इमेजिन करो, स्टमक के अंदर फूड आया। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। ये एनवायरनमेंट जरूरी है ताकि पेप्सिन प्रॉपर्ली काम कर सके। पेप्सिन एक एंजाइम है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अब एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एसिड का और क्या फंक्शन हो सकता है? सोचो, एसिड हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद स्टमक खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से बचाता है। आपने एसिडिटी के बारे में सुना होगा। जब एसिड ज्यादा बनता है या प्रोटेक्शन कम होता है तो डिस्कम्फर्ट होता है। अब लास्ट पॉइंट, फूड स्टमक से सीधे नहीं निकलता। एक स्फिंक्टर मसल होता है। इमेजिन करो एक गेट की तरह। ये फूड को कंट्रोल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्मॉल इंटेस्टिन में भेजता है। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेशन कैसे पूरा होता है। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टमक, द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टिन. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence, carnivores like tigers have a shorter small intestine. The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब फूड स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टिन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। इमेजिन करो, इतनी लंबी ट्यूब है, लेकिन बॉडी में जगह कम है।
इसलिए ये कॉइल होकर कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, सभी एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टिन की लेंथ सेम नहीं होती। ये उनके फूड पर डिपेंड करती है। हर्बिवोर्स जैसे गाय जो ग्रास खाते हैं, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें लंबी स्मॉल इंटेस्टिन चाहिए। कार्निवोर्स जैसे टाइगर मीट खाते हैं, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टिन छोटी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट डाइजेशन यही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टिन में पूरा होता है, और इसके लिए लिवर और पैंक्रियास से सिक्रीशंस आते हैं। इमेजिन करो जैसे डिफरेंट जूसेस आकर फूड को पूरी तरह ब्रेक कर देते हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि लिवर और पैंक्रियास डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learnt about in chapter 4. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टिन में आया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एसिडिक है और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, उन्हें एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अब इमेजिन करो, बॉडी को एनवायरनमेंट चेंज करना है। यहां लिवर से बाइल जूस आता है, ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है ताकि एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम कर सकें। अब सेकंड रोल फैट्स का। फैट्स इंटेस्टिन में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा ऑयल ड्रॉप, एंजाइम्स उस पर इजीली काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाइल सॉल्ट्स इन बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एंजाइम्स एफिशिएंटली काम करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोप ग्रीस को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है ताकि सफाई आसानी से हो सके। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि पैंक्रियास और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स डाइजेशन को कैसे पूरा करते हैं। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। द पैंक्रियास secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब डाइजेशन के फाइनल स्टेज में पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टिन दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पैंक्रियास एक जूस रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस। इसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेस फैट्स को ब्रेक करता है। याद रखो, फैट्स पहले ही बाल की मदद से छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट चुके होते हैं। अब लाइपेस उन पर आसानी से काम करता है। अब स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल्स में ग्लैंड होते हैं, ये इंटेस्टिनल जूस रिलीज करते हैं। इमेजिन करो डाइजेशन का फाइनल फिनिशिंग स्टेज चल रहा है। अब फूड पूरी तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यही फाइनल फॉर्म है जिसमें बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि डाइजेस्टेड फूड बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels, which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues, and the repair of old tissues. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब डाइजेशन पूरा हो चुका है, फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल चुका है। अब अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन।
स्मॉल इंटेस्टिन की इनर वॉल में छोटी छोटी उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इमेजिन करो, अगर सरफेस स्मूथ होता तो एब्जॉर्प्शन कम होता, लेकिन विली सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ज्यादा सरफेस एरिया मींस ज्यादा एब्जॉर्प्शन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में। अब हर विलस के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ले जाती है और ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। अब सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, न्यू टिश्यूज बनाने के लिए, ओल्ड टिश्यूज की रिपेयर के लिए। अब अगले और अंतिम पैराग्राफ में देखेंगे कि अनएब्सॉर्ब्ड फूड बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। चलो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। दी unabsorbed food is sent into the large intestine, where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड बच गया, जिसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, वो लार्ज इंटेस्टिन में जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट काम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टिन की वॉल्स इस लेफ्ट ओवर मटीरियल से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। इमेजिन करो, वेस्ट मटीरियल अब धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदल रहा है। अब जो बाकी बचता है वही वेस्ट, फेसेस, बनता है। ये वेस्ट एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड नहीं होता। यहां एक मसल होती है, एनल स्फिंक्टर। ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है, यानी बॉडी डिसाइड करती है कि वेस्ट कब रिलीज करना है। तो इस तरह माउथ से लेकर एनस तक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन की पूरी जर्नी कंप्लीट होती है।